गुल हैरानी से उसे देखती एकदम उठ खड़ी हुई। ये कैसे हो सकता है? गुल ने हैरानी से खड़े होकर पूछा। बैठो तो सही। दामिर ने उसका हाथ पकड़कर बिठाना चाहा, मगर गुल ने दामिर का हाथ टच होते ही अपना हाथ पीछे किया और पीछे होकर खड़ी हो गई। हाँ, हाथ मत लगाए मुझे, गुल ने पीछे होकर कहा। गुल, क्या हो गया है तुम्हें? दामिर ने सख्ती से पूछा। सब कुछ होने के बाद पूछते हैं क्या हुआ? गुल ने आंसू बहाते पूछा। शट अप, मेरी बात सुनो। जैसे तुम टूट कर चाहती हो ना, वो मैं हूँ दामीर दाऊद आदम। दामीर ने गुस्से से गुल का बाजू पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए सख्ती से कहा। गुल खौफ और हैरानी की मिली जुली कैफियत में दामीर को देख रही थी। आप थे दाऊद? आपने मेरे घर वालों को? गुल रोते हुए कहती बात अधूरी छोड़ गई। हाँ, मैं हूँ दाऊद, दामीर दाऊद आदम। सुन लिया तुमने? दामीर ने गुस्से से गिराते हुए कहा। अब कुछ भी कहने और सुनने को बाकी भी नहीं रहा। गुल ने रोते हुए अफसोस से सर नफी में हिलाते हुए कहा। आपने मुझे पहले भी धोखा दिया था और अब भी धोखा दिया है। गुल ने चीख कर अपना बाजू दामिर की गिरफ्त से आजाद करवाते हुए पीछे होकर कहा। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या? दामिर ने उसके करीब जाकर गुस्से से कहा। करीब मत आए मेरे आप, दूर रहें मुझसे। गुल ने पीछे होते हुए हाथ के इशारे से दामिर को दूर रहने का कहा। दाऊद, मैं तुम्हें कभी? गुल अभी बोल ही रही थी कि दामिर उसके करीब गया तो गुल पीछे हुई और दीवार के साथ लग गई। दामिर ने उसके लबों पर उंगली रखकर खामोश करवा दिया और अपना चेहरा गुल के चेहरे के करीब कर लिया। आप कहकर बुलाना आइंदा मुझे, क्योंकि अभी अच्छी बीवियां शौहरों की इज्जत करती हैं। दामिर गुल के चेहरे के करीब करके खुद सरगोशी नुमा आवाज में कह रहा था, जबकि दामिर के इतने करीब आने पर गुल की आंखों के सामने एक मर्तबा फिर वही मनाजर लहराया जब दामिर बेरहमी से एक आदमी को मार रहा था। गुल की आंखें बंद थी और जिस्म एक मर्तबा फिर कांपने लग गया था दामिर के इतना करीब आने पर। दामिर ने गुल के चेहरे को देखा, जहाँ खौफ ही खौफ था और आंखें बंद थी, जबकि बालों की एक लेट उसके गालों को छू रही थी। दामिर का बायां हाथ गुल के दाएं हाथ तरफ था, जबकि दाएं हाथ हाथ उससे उसने गुल का गाल को छूती लेट को कान के पीछे किया। गुल ने और सख्ती से अपनी आंखों को बंद कर लिया और लबों को भी सख्ती से अंदर की तरफ भेज लिया। दामीर ने गौर से उसकी हरकत को देखा। दामीर ने गुल के बाएं गाल पर अपने होंठ रखे और पीछे हो गया, जबकि दामीर की सरकत पर गुल लंबे लंबे सांस लेने लगी। गुल ने परेशानी पर आया पसीना कांपते हाथों से साफ किया और दामीर को देखा, जो उसे उसकी हर हरकत को दिलचस्पी से देख रहा था। आइंदा मेरे करीब मत आइएगा आप। गुल ने इस मर्तबा आप कहने में ही अफियत समझी। तो मुझे रोक तो नहीं सकती, पूरा हक रखता हूँ। दामीर ने जैसे उसे याद करवाया। उसकी बात सुनकर गुल की आंखों में आंसू आ गए। आपने मुझे धोखा दिया है, अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया, फिर मुझे धोखा दिया, मेरे माँ बाप को मारा, मुझे निकाह पर मजबूर किया, मेरी बहन को मुझसे इतना वक्त दूर रखा, यह बात जानते हुए भी कि वो जिंदा है। गुल ने रोते हुए कहा। गुल, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें मेरी बात आखिर समझ क्यों नहीं आ रही? दामीर ने जब्त से कहा। बस करें, खुदा के लिए, प्रॉपर्टी के लिए मेरी माँ बाप को मार दिया, इतनी मासूम जानों को मारा, और क्या रहता है? गुल गुस्से से बोलती जा रही थी, जबकि दामीर का उसकी बात सुनकर दिमाग घूम गया। जस्ट शट अप, तुमने समझ क्या रखा है मुझे? प्रॉपर्टी की बात कर रही हो तुम? अगर मैं चाहता हूँ ना तो बैठे बिठाए तुम्हारे बाप से तुम सब समेत सारी प्रॉपर्टी खरीद सकता था, मगर तुम्हें समझना बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। तुमने जो समझना है समझो। मुझे दाऊद समझना है तो समझो, नहीं तो ना मानो, क्योंकि मेरी इन्हीं नीली आंखों पर तुम मर मिटी थी ना, बगैर शक्ल देखे, और फिर मुझ पर भरोसा किए। तो अब भी वो जो समझना है समझो। आई डोंट केयर। तामीर गुस्से से कहता कमरे से बाहर चला गया, जबकि गुल तो हैरानी से सब सुन रही थी और अब भी उसके कानों में यही बात घूम रही थी कि मेरी इन्हीं नीली आंखों पर तुम मर मिटी थी, ना शक्ल ना बगैर शक्ल देखे। सच ही तो कहा था दामीर ने। वो तो सिर्फ उसकी आंखों को देखते ही उससे दीवानों की तरह मोहब्बत कर बैठी थी, बगैर चेहरा देखे। तो मतलब यही सच था कि दामीर ही दाऊद था। हाँ, दामीर ही दाऊद था, क्योंकि उसका पूरा नाम दामीर दाऊद आदम था। हाँ, वही दामीर दाऊद आदम जिसकी आंखों के शहर में गुल इब्राहिम अब तक गिरफ्तार थी और उससे मोहब्बत करती थी। मगर अब ये मोहब्बत कब तक कायम रहती है, देखना तो ये था किस्मत ने। माजी, मॉम डैड, मैं हरमीन के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। वो सब इस वक्त बैठे बातें कर रहे थे जब गुल ने आकर इनसे कहा, ओके बेटा, फरीद के साथ
साथ चली जाओ, मगर जल्दी घर आ जाना। इब्राहिम साहब ने नरमी से कहा। नो डैड, मैं खुद ड्राइव करके जाना चाहती हूँ, प्लीज, गुल ने मिन्नत करते हुए कहा। फिर महक को साथ लेकर जाएंगी आप? नायला बेगम ने उसके मिन्नत करने पर महक की तरफ इशारा किया, जो सोफे पर बैठी मोबाइल यूज कर रही थी, जबकि अपने नाम की पुकार पर महक ने अपनी डार्क ब्राउन आईज उठाकर गुल को देखा। गुल और महक दोनों की आंखों का कलर सेम ही था, जबकि नायला बेगम की आंखों का कलर ब्लैक, जबकि इब्राहिम साहब की आंखों का कलर डार्क ब्राउन था। गुल और महक की आंखों का कलर इब्राहिम साहब की आंखों पर ही गया था। इब्राहिम साहब एक बिजनेसमैन थे और उन्होंने अपनी पसंद से नायला बेगम से शादी की थी, जो इनकी क्लास में उनके साथ पढ़ती थी। इब्राहिम साहब का ना कोई बहन भाई था और ना ही नायला बेगम का। उनकी शादी के 1 साल बाद गुल पैदा हुई थी और गुल के 1 साल बाद महक। गुल और महक के पैदा होने के कुछ साल बाद इब्राहिम साहब के वालिद के काफ़ी वक्त से बीमार रहने की वजह से डेथ हो गई थी, जबकि वालदा इनकी पहले ही फौत हो चुकी थी। वो दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश थे, अपनी छोटी सी फैमिली गुल और महक के साथ। गुल ने मेडिकल में एडमिशन लिया और अब वो MBBS के 3rd ईयर में थी, जबकि महक का इंटरेस्ट बिजनेस में था, तो वो बिजनेस पढ़ रही थी। जबकि नायला बेगम के वालिदैन की 2 साल पहले डेथ हो गई थी, काफ़ी बीमार रहने से। ओके ठीक है, चलो, महक। गुल मान गई और महक को उठने का कहा। तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ, महक ने उठते हुए कहा और ऊपर अपने कमरे में बैग लेने चली गई। गुल साबत में सर हिलाती बाहर चली गई और गाड़ी में जाकर बैठ गई और महक का इंतजार करने लगी। 2 मिनट बाद गुल को महक आती दिखाई दी। गुल ने गाड़ी स्टार्ट की तो महक आकर फ्रंट सीट पर बैठी। गुल ने गाड़ी स्पोर्ट से बाहर निकाली और सड़क पर चलाना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद गुल ने लाहौर शहर के सबसे बहुत बड़े मॉल के सामने गाड़ी रोकी। वो दोनों कार से उतरी और गुल ने कार लॉक की और वो दोनों मॉल के अंदर चली गई। वो अंदर गई तो हरमीन इन्हें थोड़ी दूर ही नजर आ गई। वो दोनों ही उसके पास चली गई और उससे मिलकर शॉपिंग करना स्टार्ट कर दी। महक और गुल ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की और हरमीन को अब घर चलने का कहा। बस 2 मिनट, मुझे कुछ ज्वेलरी पसंद आई है पहले, मगर तब मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, तो मेरे साथ चलो थोड़ी देर के लिए, फिर हम घर चले जाएंगे। हरमीन ने मिन्नत करते हुए कहा, यार महक, तुम चली जाओ इसके साथ और जब फ्री हो जाओ तो आ जाना, मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ तुम्हारा। गुल महक से कहती वहां से चली गई तो महक और हरमीन ज्वेलरी शॉप की तरफ चले गए। गुल अपने और महक के शॉपिंग बैग्स को लेकर मॉल से बाहर जा रही थी जब उसकी टक्कर बाहर से आते किसी शख्स से हुई। टक्कर जोर से होने के बाद से गुल के हाथों से शॉपिंग बैग्स नीचे गिर गए और गुल खुद भी नीचे बैठ गई। उफ, अंधे हो, नजर नहीं आता क्या? मेरे सारे बैग्स गिरा दिए, बेवकूफ इंसान, देख कर नहीं चल सकते? गुल नीचे झुकी बैग्स उठाती गुस्से से मुकाबले को देखते बगैर सुनाती जा रही थी, बेवकूफ इंसान। गुल अपने शॉपिंग बैग्स उठाकर खड़ी हुई और बगैर उसे देखे फिर से एक और लकाब से नवाजती वहां से चली गई, जबकि दामिर जो अभी अंदर आया था किसी से टकराने के बाद से अभी वो कुछ कहता कि गुल को अपनी नीली आंखें उठाकर देखा तो कुछ बोल ही ना सका, जबकि गुल उसे बगैर देखे अपनी सुनाती वहां से चली गई। दामिर तो सारे वक्त में गुल को देखे जा रहा था। उसके चले जाने के बाद दामिर का दिल किया कि वो वापस आ जाए, मगर अब तो वो वहां से चली गई थी। दामिर ने अपने कंधे तक आते घने बालों में हाथ फेरा और आंखें बंद करके एक गहरा सांस भरा। दामिर की आंखें बंद करने पर उसकी आंखों के सामने गुल का चेहरा लहराया। दामिर ने अपनी आंखें खोली और वापस मुड़कर देखा जहां से अभी थोड़ी देर पहले गुल गई थी। दामिर एक गहरा सांस भरकर आगे बढ़ गया। उसकी सोच कर बचकर अब भी गुल ही थी, जबकि दूसरी तरफ गुल को शिद्दत से गुस्सा आ रहा था और कार में बैठी महक का इंतजार कर रही थी। जब थोड़ी देर बाद उसे महक आती दिखाई दी तो उसने कार स्टार्ट की। महक कार में आकर बैठी तो गुल ने कार घर की रास्ते की तरफ गामजन कर दी। गुल को अब भी बहुत गुस्सा आ रहा था दामिर पर मगर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, क्योंकि गलती उसकी भी थी और अगर वो देखकर नहीं चल रहा था तो गुल भी तो देखकर नहीं चल रही थी, जिस वजह से वो टकरा गए। हाल महक अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी अजलान अंदर आया और उसे दवाई दी। महक ने खामोशी से दवाई खा ली। मेरी बहन कहाँ है? वो तो ठीक होगी ना? आप लोग उसे भी तो जानते होंगे ना? महक ने दवाई खाने के बाद एक आंच से पूछा। वो ठीक है और तुमसे मिलने भी आएगी, तुम परेशान ना हो। अजलान ने महक की बात सुनकर उसे यकीन दिलाया। तो प्लीज उसे बुलाए ना, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। महक के कहते कहते आवाज नींद गई। वो आएगी तुमसे मिलने, तो
तुम परेशान ना हो। अजलान ने उसे फिर से यकीन दिलाया तो महक खामोश हो गई। क्या यहाँ लॉन है? महक ने थोड़ी देर के बाद अजलान से पूछा। हाँ है। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? अजलान ने हाँ में सर हिलाते हुए वजह पूछी। मुझे लॉन में वॉक करना बहुत पसंद था और मैं अपने घर में रोजाना वॉक करती थी और मेरा अब भी दिल कर रहा है वॉक करने का। हर तरफ हरियाली होती है तो अच्छा लगता है, इसलिए। महक ने माजी को याद करते हुए बताया तो उसकी आंखों में नमी झलकी। ये तो अच्छी बात है, तो चलो आओ लॉन में चलते हैं फिर। अजलान ने मुस्कुरा कर कहा, जबकि उसकी आंखों में वो नमी देख सकता था। महक मुस्कुराती और आहिस्ता से बेड से टांगे उतारी। इन 6 माह में वो अच्छे ट्रीटमेंट और रेस्ट करने से काफी हद तक रिकवर कर चुकी थी, क्योंकि जब वो होश में आती थी तो उसे सिर्फ माजी याद होता था और वो चीखती चिल्लाती थी, मगर ट्रीटमेंट की वजह से उसके जख्म भर चुके थे, मगर चेहरे 2-3 चोटों के हल्के हल्के निशान थे और कमर में लगने वाली गोली को रिकवर करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से उससे बैठने और उठने में तकलीफ होती थी, मगर वो खुद चल सकती थी। महक को उठते वक्त कमर में तकलीफ हुई तो अजलान ने अपनी हथेली उसके सामने फैलाई, जिसको महक ने एक नज़र देखा और फिर अजलान को। मैं उठ जाऊंगी, महक ने नजरें झुकाकर कहा। महक के कहने पर अजलान ने हाथ पीछे कर लिया तो महक आहिस्ता से खड़ी हुई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, मगर आज कमर में न जाने क्यों ज्यादा तकलीफ हुई तो वो बेड पर गिरने लगी, मगर अजलान ने जल्दी से उस आगे बढ़कर उसकी कमर को थामा, मगर ख्याल रखा कि उसका हाथ महक की कमर पर लगी चोट पर ना लगे। गिरने के डर से महक ने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली हुई थी, जबकि अजलान की नजरें महक के मासूम चेहरे पर थी। महक के चेहरे को देखते हुए आज अजलान का अरमीन के बाद पहली बार किसी लड़की को देखकर दिल बहुत तेजी से धड़का था। महक ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली तो अजलान की नजरें उसी के चेहरे का तौफ कर रही थी। अजलान ने आहिस्ता से महक को सीधा किया तो महक खड़ी होकर नजरें झुका गई। अजलान ने उसके हाथ को थामा और आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगा, जबकि महक होठों को लबों में दबा गई। वो लॉन में पहुंचे तो महक के चेहरे से ठंडी हवा टकराई। महक ने सुकून से आंखें बंद कर ली और ठंडी हवा को महसूस करने लगी। अजलान ने गौर से उसके चेहरे का सुकून देखा और चेहरे पर फैली नरम मुस्कुराहट। अजलान ने उसके चेहरे पर से नजरें हटा ली। मैं आता हूँ, अजलान महक से कहता अंदर की तरफ चला गया, जबकि अजलान के जाने के बाद महक ने आंखें खोली और पौधों को देखने लगी जो हवा से हिल रहे थे। थोड़ी देर तक अजलान जब ना आया तो महक आहिस्ता से मुड़ी और नजरें उठाकर देखा तो सामने गुल को देखा, जो थोड़ी दूर खड़ी उसे ही देख रही थी, मगर महक का चेहरा देखने पर वो उसे देखे जा रही थी, जबकि महक का भी हाल यही था। वो भी हैरानी से आंखें खोले गुल को देख रही थी। इतने वक्त बाद दोनों ने आमने सामने होकर एक दूसरे को देखा था। दोनों की आंखों में आंसू थे। वो दोनों बस खामोशी से एक दूसरे को देख रही थी। गुल, महक के लबों से गुल का नाम बेसाख निकला। इतने अरसे बाद किसी अपने को देखकर महक की आंखों से आंसू बह निकले। गुल का भी यही हाल था। गुल ने तड़प कर महक को पुकारा। महक के लबों से सिसकी निकली और वो रोने लग गई। गुल भी रो रही थी। गुल रोते हुए भागकर उसके पास गई और महक को गले लगा लिया। गुल रोते हुए भागकर उसके पास गई और महक को गले लगा लिया। एक दूसरे के गले लगकर दोनों का जब्त टूटा और वो दोनों फूट फूट कर रो दी। दोनों के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और रुकते भी कैसे। इतने अरसे बाद एक दूसरे को महसूस किया था, इतने अरसे बाद मिली थी तो आंसू कैसे ना रुकते। महक, तुम ठीक तो हो ना? कैसी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? गुल ने महक से पीछे होकर उसे देखते हुए कहा। नहीं गुल, मुझे यहाँ कोई कोई क्यों कुछ कहेगा, बल्कि यहाँ तो सब अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे यहाँ किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना किसी को मेरे से। महक ने आंसुओं के दरमियान मुस्कुराते हुए कहा, शुक्र है तुम ठीक हो, वरना मुझे तो लगा था कि मैं इस जालिम दुनिया में अकेली रह गई हूँ, जहाँ जुल्म ही जुल्म है, वहशत ही वहशत है। गुल ने रोते हुए कहा। महक भी उसके बात सुनकर रोने लगी। तुम्हें ये क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पर ये जख्म के निशान, ये सब कैसे? गुल ने महक के चेहरे पर जख्मों के कुछ निशानात को देखते हुए परेशानी से महक से पूछा। गुल, अंदर जाओ कमरे में,
इससे पहले महक कुछ कहती के पीछे से दामिर की आवाज़ आई तो दोनों ने दामिर की तरफ देखा। दामिर के साथ जलान भी खड़ा इन्हें दोनों को देख रहा था। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं महक के पास रहूंगी। गुल ने आंसुओं भरी आंखों से दामिर को देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें क्या कहा है गुल, अभी के अभी अंदर जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दामिर ने गुल की बात सुनकर सख्ती से कहा। गुल ने शिकवा की नज़रों से दामिर को देखा, आपसे बुरा कोई है भी नहीं और मैंने भी कह दिया है कि मैं नहीं जाऊंगी तो बस नहीं जाऊंगी। गुल ने गुस्से से कहते हुए अपनी नज़रों का रुख महक की तरफ कर लिया। अजलान, महक को अंदर ले जाओ। दामिर ने गुल को देखते हुए अजलान से कहा, मुझे भी गुल के साथ रहना है, मुझे अंदर नहीं जाना। महक ने अजलान को अपनी तरफ बढ़ता देख घबराते हुए कहा, क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ ये जुल्म, आखिर क्या बिगाड़ा है हम दोनों ने आपका जो आप इस तरह कर रहे हैं। गुल ने महक की घबराहट भरी आवाज़ सुनकर दामिर से भराई हुई आवाज़ में कहा। दामिर ने बगैर कोई जवाब दिए आगे बढ़कर गुल का हाथ पकड़ा और उसे अंदर की तरफ ले जाने लगा। महक को अंदर ले जाना अजलान, दामिर अजलान से कहते हुए ज़बरदस्ती गुल को अंदर ले गया, जबकि गुल ने रोते हुए अपना हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। महक ने आंसू भरी नज़रों से गुल को जाते हुए देखा और फिर अजलान को। अंदर चले अंदर, अजलान ने महक के खुद को देखने पर नरमी से कहा तो महक ने हाँ में सर हिला दिया। अजलान ने आगे बढ़कर महक का हाथ थामा तो महक ने हाथ पीछे कर लिया। मैं चली जाऊंगी खुद, महक ने अजलान को देखते हुए भारी आवाज में कहा। उसकी आवाज में शिकवा था जैसे सुनकर अजलान लब भीज गया। महक इख्तियार से आराम आराम से चलती घर के अंदर चली गई, जबकि अजलान सर झटकता खुद भी अंदर की तरफ बढ़ गया। गुल कपड़े चेंज करके नीचे लॉन में आ गई थी मगर वहां महक को खड़ा देखकर वो अपना जब्त खो बैठी और दोनों फूट फूट कर रो दी। अमीर जो कमरे में खड़ा खिड़की से गुल और महक को देख रहा था उनके पास चला है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गुल महक से कोई सवाल करे और महक दोबारा पुरानी बातें याद करके अपनी तबीयत ख़राब कर ले। इसीलिए उसने गुल को कमरे में ले जाने का ही मुनासिब समझा। दामिर गुल को अपने कमरे में लेकर जा रहा था, जबकि गुल रोते हुए उसके हाथ पर मुक्के बरसा रही थी ताकि अपना हाथ छुड़वा सके, मगर दामिर को पर उसका कोई असर ना पड़ा और वो बगैर कुछ कहे उसे अपने साथ कमरे में लेकर जा रहा था। दामिर ने गुल का हाथ कमरे में लाकर छोड़ा और दरवाज़ा बंद किया। आखिर क्या मसला है आपका, क्यों मेरे सा गुल दामिर की तरफ बढ़कर गुस्से में अभी कह ही रही थी कि दामिर ने उसका चेहरा अपने हाथ में दबोचा। अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आती मेरी बात। महक की तबीयत ठीक नहीं है और तुम उससे फजूल सवाल पूछ रही हो। जब तक महक ठीक नहीं हो जाती तब तक तुमने महक से माजी के बारे में कुछ भी पूछा ना तो फिर मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। दामिर सख्ती से गुल का चेहरा हाथ में दबोचे गुस्से से कह रहा था। तकलीफ के बावजूद गुल की आंखों से आंसू निकलने लगे। दामिर ने उसके चेहरे पे तकलीफ के आसार देखे तो उसका चेहरा एक झटके से छोड़ दिया। दामिर के एक झटके से चेहरा छोड़ने पर गुल नीचे गिर गई और हैरानी से दामिर को देखने लगी। आप वो दाऊद नहीं रहे जो मुझे तकलीफ देना तो दूर डांटते तक नहीं थे, बल्कि आप तो वो थे ही नहीं, वो तो सिर्फ एक धोखा था, फरेब था। गुल ने रोते हुए अफसोस से कहा, तुमने भी जो मेरे साथ किया था ना उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा गुल, कभी नहीं। दामिर ने गुल को देखते हुए गुस्से से कहा, मैंने कुछ गलत नहीं नहीं किया था, बल्कि जो किया आपने किया। आपने सबकी जिंदगियां बर्बाद की, आपने मुझे तन्हा कर दिया इस जालिम दुनिया में। गुल ने नफरत से कहते हुए रुख मोड़ लिया, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो समझना है समझो, मगर मेरी एक बात गौर से सुन लो, जब तक महक ठीक नहीं हो जाती तब तक तुमने उससे कोई सवाल नहीं पूछना, क्योंकि पहले ही वो बहुत मुश्किल से नॉर्मल हुई है और मैं नहीं चाहता कि तुम कोई ऐसी बात करो जिससे वो दोबारा पहले जैसी हो जाए। दामिर ने गुल का बाजू सख्ती से अपनी मजबूत गिरफ्त में लेकर कहा तो गुल इसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। क्या मतलब पहले जैसी, क्या हुआ था महक को? गुल ने हैरानी से दामिर की तरफ देखकर पूछा। वो जब होश में आती थी तो वो बस चीखती थी, चिल्लाती थी, रोती थी और अब वो बहुत मुश्किल से नॉर्मल हुई है, तो तुम अपने सवालात
को बाद के लिए बचा कर रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उसे कुछ हो और मुझे कोई ऐसा कदम उठाना पड़े जो तुम्हें सख्त नागवार लगे। तामीर गुल के सवाल पर सख्ती से उससे कहता झटके से गुल का बाजू छोड़कर कमरे से बाहर चला गया, जबकि गुल हैरान नजरों से उसे जाता हुआ देख रही थी। माजी दामिर जब से घर आया था गुल के बारे में ही सोच रहा था। दामिर की उस 28 साल जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि वो किसी लड़की के बारे में ऐसे सोच रहा था। दामिर आदम साहब और आलिया बेगम की इकलौती औलाद थी। आलिया बेगम आदम साहब के ऑफिस में जॉब करती थी। आलिया बेगम ज़्यादा अमीर घराने से तलक नहीं रखती थी। आदम साहब को आलिया बेगम पहली नज़र में पसंद आ गई थी। आदम साहब ने जब आलिया बेगम के घर रिश्ता भिजवाया तो आलिया बेगम के घर वालों ने खुशी खुशी रिश्ता कबूल कर लिया और इनकी शादी कर दी। शादी के 1 साल बाद इनके घर दामिर की पैदाइश हुई थी। आलिया बेगम की एक छोटी बहन भी थी, नाजिया नादिया, जिसे कासिम साहब ने एक दिन यूनिवर्सिटी के बाहर देखा तो उसे पहली ही नज़र में नादिया पसंद आ गई और नादिया के घर रिश्ता भेजा। जब आलिया बेगम के घर वालों ने कासिम खान का पता करवाया तो सब को कासिम की हरकतों का पता चला तो उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया और यही बात कासिम खान को गुस्सा दिला गई, क्योंकि जो चीज़ कासिम खान को पसंद आती थी तो वो उसे हासिल करके रहता था या फिर उसे किसी और का भी होने नहीं देता था। कासिम साहब उनके घर गया और नादिया के वालिदैन को आग लगा दी और जब उनका जिस्म मुकम्मल जल चुका था तो नादिया की वालदा, जिनकी कलाई का थोड़ा हिस्सा नहीं जला था, उस पर अपना निशान छोड़ा डेथ, और इस तरह नादिया के वालिद की कलाई पर भी और नादिया के गले में दुपट्टा डालकर उससे मार दिया और नादिया की कलाई पर भी अपना निशान छोड़कर वहां से चला गया। कासिम खान पर उस वक्त एक जुनून सवार था। उसे खुद का इनकार होना बिल्कुल पसंद ना आया और अपने जुनून को पूरा करते हुए वो नादिया तक को मार गया। जब आलिया बेगम वहां गई तो अपने घर वालों की यह हालत देखकर उनके मुंह से चीखें निकल गईं। उन्होंने इस बात को ज्यादा फैलने मत दिया और इन तीनों को दफना दिया। दामिर इस वक्त 9 साल का था और वो अपने नाना नानी और खाला की कलाई पर वो निशान देख चुका था जो कासिम खान छोड़ कर गया था। दामिर ने ये निशान अपने जहन में बिठा लिया और काफ़ी ज़हन होने की वजह से वो इस निशान के पूरे मैनी को समझ चुका था। आप आखिर क्यों केस नहीं कर रहे? मेरे माँ बाप बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, वो एक कातिल है। आलिया बेगम रोते हुए आदम साहब से कह रही थी, देखो आलिया, हम कातिल के बारे में कुछ नहीं जानते और अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। आदम साहब ने आगे बढ़कर आलिया बेगम को समझाना चाहा मगर आलिया बेगम कुछ समझने को तैयार ही नहीं ना थी। आप केस करेंगे तो ही पता चलेगा ना कातिल का, आलिया बेगम ने रोते हुए चीख कर कहा। प्लीज आलिया, संभालो खुद को, अल्लाह बेहतर इंसाफ करेगा। आदम साहब ने आलिया बेगम को खुद के साथ लगाते हुए हौसला दिया और आलिया बेगम फुट फुट कर रो दी, जबकि कमरे के बाहर खड़ा दामिर उनके अंदर से आने वाली सब चीखों को सुन रहा था। दामिर अपने नाना नानी और खाला से बहुत मोहब्बत करता था और इतनी सी उम्र में ही उसके अंदर कासिम खान को ढूंढने का जुनून सवार हो गया। कासिम खान को ढूंढने का जुनून सवार हो गया। साथ साथ आलिया बेगम भी बस उसे हमेशा यही समझाती रहती थी कि उसने हक के आगे आवाज़ उठानी है और बुरे लोगों के जुल्म को कभी बर्दाश्त ना करे, बल्कि उनको एक अच्छा सबक सिखाया। दामिर, जिसके अंदर पहले ही जुनून सवार था, वो जुनून बढ़ता चला गया और 16 साल की उम्र से उसने स्टडीज के साथ साथ हर बुराई की दुनिया में मौजूद लोगों को मौत के घाट उतारता था और तब से ही वो बेस्ट बना था और बुराई की दुनिया में बेस्ट का नाम से जाना जाता था। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो। गुल कुर्सी पर बंधी रोते हुए दामिर से कह रही थी। दामिर के हाथ में छुरी थी और उस छुरी को देखे जा रहा था। तुम्हें कैसे नो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तुम्हें सब पता चल गया है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता और तुम्हारी इस छोटी सी गलती पर अब तुम्हें मरना होगा। दामिर ने अफसोस से कहते हुए अचानक छुरी गुल के हाथ पर मार दी। गुल एकदम चीख मारकर नींद से उठ गई और चीखने लगी थी। दामिर जो गुल के चेहरे पर पड़ती चांद की रोशनी से गुल का चेहरा गौर से देख रहा था, गुल के अचानक नींद से चीख कर उठने से जल्दी से उसके पास आ गया। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो। गुल नींद से उठकर बस खौफ से चीखे जा रही थी। गुल, खामोश हो जाओ, वो बस एक ख्वाब था, रिलैक्स। दामिर गुल को सीने से लगाए खामोश करवाने की कोशिश कर रहा था। दामिर की आवाज़ सुनकर गुल के रोने की आवाज़ बंद हुई और उसने पीछे होकर दामिर के चेहरे को देखा जिस पर चांद की रोशनी खिड़की से आ रही थी।
चांद की रोशनी सिर्फ इन दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी, जिससे वो दोनों एक दूसरे को देख सकते थे। मतलब वो एक ख्वाब था जिसमें दामीर ने उसे मारा। वो इतना डर चुकी हुई थी कि इस ख्वाब में भी वही सब आया। मुझे आप मुझे मार डालेंगे, मुझे नहीं रहना आपके साथ, गुल ने दामीर को खुद से पीछे करने की कोशिश करते हुए कहा। गुल, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ? मेरी तरफ देखकर मुझे बताओ। दामीर ने गुल का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर नरमी से पूछा। गुल ने दामीर की खूबसूरत नीली आंखों में देखा। गुल ने अपना दायां हाथ आहिस्ता से उठाकर दामीर के बाएं गाल पर रखा और आंसू भरी नजरों से उसे देखते हुए नफी में सर हिला दिया। गुल फिर से उसकी आंखों के सहर में खो रही थी। आप मुझे नहीं मार सकते, बिल्कुल भी नहीं। गुल ने अपना दूसरा हाथ भी दामीर के दाएं गाल पर रखते हुए कहा। दामीर आहिस्ता से झुका और गुल के माथे पर नरमी से अपने लब रखे और आंखें बंद कर ली। दामीर के नरम लम्स पर गुल ने भी आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कर ली, मगर आंखें बंद करते ही माजी किसी फिल्म की तरह उसके जहन में घूमा। गुल ने झटके से आंखें खोली और एकदम पीछे हुई। दामीर जो सुकून से आंखें मूंदे गुल का लम्स महसूस कर रहा था, गुल के अचानक पीछे होने पर गुल को हैरानी से देखने लगा। गुल पीछे बेड से लगी सख्त नजरों से दामीर को देख रही थी। दामीर ने आगे बढ़कर गुल का हाथ थामा। गुल, क्या हो जाता है तुम्हें? क्यों खुद को और मुझे अजियत दे रही हो? दामीर ने गुल के गाल पर अपना बायां हाथ रख कर नरमी से कहा और अपनी पेशानी गुल के माथे से इटका दी। गुल ने कोई जवाब ना दिया। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे जो उसके गालों को भिगो रहे थे। गुल ने अपनी आंखें बंद कर ली। दामीर ने उसे देखा और एक मर्तबा फिर उसकी पेशानी पर लब रखे और पीछे हुआ। सो जाओ गुल, कुछ नहीं होता। दामीर ने उसके पास से उठकर उसे लेटते हुए कहा। गुल ने लेटते हुए उसे आंसू भरी नजरों से देखा और आंखें बंद करके लेट गई और लब दांतों में दबाकर खुद को रोने से बाज रखा। दामीर ने उसके गाल पर आईलेट को उंगली से पीछे किया और वहां से अपने लब रखकर सोफे पर जाकर बैठ गया और गुल के चेहरे को देखने लगा, जहां से अब खौफ खत्म होता जा रहा था और नींद उस पर दोबारा से मेहरबान हो गई थी। दामीर ने सारी रात गुल के चेहरे को देखते हुए गुजारी और गुल भी सारी रात सुकून से सोई रही। सुबह अजलान महक के कमरे में गया तो महक उसको देखकर मुंह मोड़ गई, यानी मुकम्मल नाराजगी का इजहार। अजलान के चेहरे पर महक की नाराजगी पर मुस्कुराहट फैली। नाश्ता कर लो महक। मुलाजमा नाश्ता रख कर चली गई तो अजलान ने महक को नरमी से कहा, मुझे भूख नहीं। महक ने नाराजगी से कहा, ऐसे कैसे भूख नहीं? चलो शाबाश, नाश्ता करो, फिर दवाई भी खानी है। अजलान ने महक के पास बैठते हुए कहा, गुल को बुलाएं पहले मेरे पास, मैं फिर नाश्ता करूंगी। महक ने मुंह बसोड़ कर बच्चों की तरह कहा। अजलान को महक मुंह बसोड़ती बहुत प्यारी लगी और वो हंस दिया। वो आ जाएगी, तुम पहले कुछ खा तो लो। अजलान ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा ना गुल को बुलाएं। महक ने उससे हंसता देख गुस्से से कहा। महक के गुस्से से कहने पर अजलान संजीदा हुआ। मैं कह रहा हूं ना वो आ जाती है, तो जिद ना करो और कुछ खा लो। अजलान ने संजीदगी से महक को देखते हुए कहा और एक निवाला बनाकर महक के आगे किया। नहीं खाना मुझे, गुल को बुलाएं बस। महक अजलान का हाथ पीछे करके कहती, आंखें में रो दी। अजलान ने उसे संजीदगी से देखा और निवाला वापस प्लेट में रख दिया। गुल सुबह उठकर नीचे आई तो दामीर सोफे पर बैठा मोबाइल यूज कर रहा था। उसे महक का ख्याल आया तो दामीर के पास आ गई। बात सुने? गुल ने दामीर के पास जाकर आहिस्ता आवाज में कहा। दामीर ने गुल की आवाज सुनकर नजरें उठाकर गुल को देखा। बात सुनाए सुने, बोलते हुए अच्छी लगती हो। दामीर ने उसकी बात दोहराते हुए मुस्कुराकर कहा, क्या मैं महक के पास जा सकती हूँ? गुल नजरें झुकाकर कहती, लब चबाने लगी। उसने इजाजत लेने में ही अफियत समझी, क्योंकि दामीर का कोई भरोसा नहीं था। अगर वो महक के पास चली जाती तो दामीर उसे वापस ले आता, इसीलिए उसने इजाजत ली, ताकि जब वो इजाजत लेकर जाएगी तो दामीर उसे कुछ नहीं कहेगा। दामीर उठकर उसके पास आया तो गुल पीछे होने लगी, मगर दामीर ने उसकी कलाई पकड़कर वापस अपने करीब कर लिया। जा सकती हो। दामीर ने उसके कान की तरफ झुककर नरमी से कहा और उसके गाल को नरमी से अपने लबों से छुआ और पीछे हुआ, जबकि दामीर के करीब आने पर गुल अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। आइंदा इन्हें अजियत मत देना। दामीर ने अपने अंगूठे से गुल की लबों को उसके दांतों से आजाद करवाकर नरमी से कहा और वहां से चला गया, जबकि दामीर के जाने के बाद गुल ने अपने गाल पर हाथ रखा जहां दामीर अभी अपना लफ्ज छोड़कर गया था। गुल के जहन में रात का मनाजर लहराया तो उसने फिर से लब दांतों में दबा लिया और महक के कमरे में की तरफ कदम
बढ़ा दिए। माज़ी रात हो चुकी थी और दामिर अब भी गुल के बारे में ही सोच रहा था जब इज़लान उसके पास आकर बैठा। किसके बारे में सोच रहे हो? अज़लान ने उसके पास बैठते हुए कहा। किसी के बारे में नहीं। दामिर ने संजीदगी से कहकर आंखें मूंद ली और सर सोफे की बैक से लगा दिया। कुछ तो बात है। कल के हम लाहौर आए हुए हैं और आज तुम जब से माल से आए हो किसी के बारे में सोच रहे हो। सच सच बताओ। अज़लान ने मशकूक नज़रों से उसे देखते हुए कहा। किसी के बारे में नहीं। तू जाकर रामीन भाभी और फारिस को देखो। दामीन ने मानो बात खत्म की और उठकर अपने कमरे में चला गया। अज़लान भी कंधे उचकाता अपने कमरे में चला गया। आदम साहब और आलिया बेगम पहले कराची में थे, मगर फिर आलिया बेगम की डेथ के बाद दामीर ओन और अज़लान तो लंदन चले गए थे, तो आदम साहब को वो घर आलिया बेगम की याद दिलाता था और तन्हाई की वजह से वो लाहौर में शिफ्ट हो गया और अपना बिजनेस भी वहीं सेट कर लिया। ओन लंदन में ही रह रहा था, जबकि दामीर और अज़लान वापस आए तो वो कराची में ही रहे, क्योंकि दामीर का कहना था कि आलिया बेगम की इस घर में से बहुत सी यादें वाबस्ता हैं, तो दामीर वहीं रहेगा और अज़लान भी। अज़लान ने तो अरमीन से शादी कर ली थी, क्योंकि अरमीन उसे पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी और वो अपनी ज़िंदगी में खुश था। और फिर आदम साहब की बहुत ज़्यादा सरार पर दामीर, अज़लान और अरमीन फारिस वापस आ गए थे कल ही, और आज दामीर ने गुल को देख लिया और इसके बारे में मुसलसल सोच रहा था। अगले दिन जब दामीर और अज़लान ऑफिस जा रहे थे तो अज़लान ने एक जगह कार रोकी और 1 मिनट वेट करने का कहता गाड़ी से उतर गया, जबकि दामीर की नज़रें सामने यूनिवर्सिटी से बाहर आती गुल पर पड़ी, जो अब एक गाड़ी के पास खड़े होकर किसी आदमी से बात कर रही थी और शायद वो ड्राइवर था। अज़लान कार में बैठा और दामीर की तरफ देखा, जिसकी नज़रें गुल पर थी। मुझे इस लड़की की इन्फॉर्मेशन चाहिए अज़लान, आज रात तक। दामीर ने गुल से नज़रें हटाकर अज़लान को देखकर संजीदगी से कहा। वो तो तुम्हें मिल जाएगी, मगर तुम्हें इस लड़की से क्या काम है जो तुम उसके मुतालिक पूछ रहे हो? अज़लान ने आईब्रो उचकाकर पूछा। जितना कहा है इतना करो और मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि क्यों इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा हूँ उसकी। दामीर ने गुल को देखते हुए कहा। ओके। अज़लान कंधे उचका गया और कार स्टार्ट कर दी। आपको कितनी मरतब कहा है फरीद अंकल, मैं खुद दरवाज़ा खोल लूँगी, तो आप क्यों ऐसे करते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता। वो यूनिवर्सिटी से बाहर आई तो फरीद अंकल ड्राइवर ने उसे देखकर कार का बैक डोर खोला, तो गुल ने उसके बैक डोर खोलने पर नरमी से कहा। अरे बिटिया, ये तो हमारा फर्ज है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? फरीद अंकल उसकी फिक्र पर मुस्कुरा कर बोले। कोई फर्ज नहीं है, आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे लिए दरवाज़ा खोलते हुए अच्छे थोड़ी ना लगेंगे। गुल ने उनकी बात सुनकर खफकी से कहा। अच्छा, अब आप बैठे, देर हो रही है। फरीद अंकल ने उसके अंदाज पर मुस्कुरा दिए और उसे बैठने को कहा। गुल भी नफ़ी में सर हिलाती कार में बैठ गई और खुद दरवाज़ा बंद किया। उन्होंने महक को उसकी यूनिवर्सिटी से पिक किया और घर चले गए। हाल उन्होंने इस वक्त हॉस्पिटल में अपने किसी दोस्त के घर वालों की आदत के लिए आया हुआ था। ऑन मिलकर घर जा रहा था जब किसी को देखकर वो रुका और हैरान नजरों से उसे देखने लगा। सनम यहाँ? और खुद से बुड़बुड़ाया। सनम रो रही थी और साथ उसकी मम्मा थी जो सनम को दिलासे दे रही थी और खुद भी रो रही थी। ऑन जल्दी से उनकी तरफ बढ़ा। सनम तुम यहाँ? ऑन ने उनके करीब जाकर पूछा तो सनम ने अपनी गर्दन ग्रीन कलर की आंखों को उठाकर ऑन को देखा और गुस्से से खड़ी हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आखिर मसला क्या है तुम्हारा? क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? जहाँ मैं जानती हूँ वहाँ जिनों की तरह नाजिल हो जाते हो। आखिर छोड़ क्यों नहीं देते मेरा पीछा? सनम ने गुस्से से ऑन का गिरबान पकड़कर कहा। सनम की आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी। सनम मुझे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? तुम क्यों ऐसे रो रही हो? ऑन ने अपने गिरबान पर मौजूद सनम की हाथों को पकड़कर नरमी से कहा। सनम ने गुस्से से उसके हाथों से अपने हाथ छुड़ाए। क्यों बताओ मैं तुम्हें, आखिर तुम छोड़ क्यों नहीं देते मेरा पीछा? नहीं करती मैं तुमसे मोहब्बत, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ो और आइंदा अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। सनम ने रोते हुए कहकर अपना चेहरा मोड़ लिया, जबकि ऑन बेबसी से उसे देख रहा था।